Very good morning to all students. From today, your online classes is started. So, take class regularly. In our offline class, we are reading the chapter Electoral Politics. So, before starting our chapter, you have to notice your term second syllabus. Please, all the students, note the syllabus. You can note the syllabus in your notebook, and you can also take the chapters in your book. Okay. So first came to the history, the syllabus of history. So in history, in term 1 exam you have read only one chapter, that is the French Revolution. फर्स्ट टर्म में केवल आपका एक ही चैप्टर आया था, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ वी सी इन द टर्म सेकेंड. तो टर्म सेकेंड देयर आर टू चैप्टर्स. दे आर द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. Socialism in Europe and the Russian Revolution, and the second one is the Nazism and the rise of Hitler. These two chapters were conducted in your second term exam. Now move on geography. So geography में देखना है. In geography we in term 1 exam you have read the India and the physical features of India. Okay, इंडिया और इंडिया के फिजिकल, इंडिया साइज एंड लोकेशन वाला चैप्टर था. उसके आफ्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम लोगों ने रीड किए थे, दो चैप्टर. इन टर्म सेकेंड वी रीड द चैप्टर ड्रेनेज. द चैप्टर ड्रेनेज इज ओनली कंडक्टेड फॉर द मैप वर्क. जो आपका ये ड्रेनेज चैप्टर है, दिस इज कंडक्टेड फॉर ओनली मैप वर्क. इससे हमें क्या पढ़ना है? केवल मैप वर्क पढ़ना है. तो पढ़ना तो जरूर है, बट मैप वर्क पढ़ना है. मेनली आपको कुछ टॉपिक्स देखने हैं कि फेमस रिवर्स कहाँ पे है, डैम्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इसमें. नाउ इन सेकेंड चैप्टर इज क्लाइमेट एंड थर्ड चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसमें से आपकी दोनों ही चैप्टर, बोथ आर चैप्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो क्लाइमेट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप बहुत ध्यान से ही समझिएगा. अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है तो ये भी समझना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको टिक कर लीजिए, ध्यान से टिक करिए कि आपको जो ड्रेनेज चैप्टर है इससे आपका मैप वर्क आना है, और जो क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये आपके डिस्क्रिप्टिव वर्क में आएगा. ओके. अब देखते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में. पॉलिटिकल साइंस में हमने जो चैप्टर रीड किए थे टर्म 1 में, वो थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. एंड नेक्स्ट था आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन. ये दो चैप्टर पढ़े थे हमने टर्म 1 में. ठीक है. तो नाउ इन टर्म सेकेंड electoral politics or working of institution. Two chapters are also conducted, that are the electoral politics and the working of institution. ये चैप्टर हमें पढ़ना है. इलेक्टोरल जो कि अभी हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे थे और आज से इसको ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं. एंड इन इकोनॉमिक्स में भी देखना है हमें. इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में हमने द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर और पीपल एज अ रिसोर्स, ये दो चैप्टर्स हमने क्लियर किए थे. अब यहाँ पे जो आपका टर्म सेकंड में है, दैट इज ओनली वन चैप्टर, दैट इज द पॉवर्टी एज अ चैलेंज. टर्म आपके सेकंड में एक ही चैप्टर है, दैट इज द पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और जिसको हमने ऑफलाइन क्लास में पहले ही रीड कर चुके हैं. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करें, जिससे कि हम बोले ना. ओके. तो ये तो हो गया आपका टर्म सेकंड का पूरा सिलेबस हो गया एसएसटी का, कि आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैप वर्क कहाँ से पढ़ना है. ओके. सो ये आप लोग अच्छे से मेंशन कर लें और बार बार ना पूछें कि मैम सिलेबस क्या है. चलिए, तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये हमने क्लास में बताया तो था ही, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम फिर से देंगे पूरे चैप्टर का. आप लोग ध्यान से समझ लीजिए. ओके. चलिए देखते हैं. तो पहले तो मैं ये समझना है कि बताया था ऑफलाइन क्लास में कि व्हाट इज़ एन इलेक्शन. इलेक्शन क्या है, चुनाव किसे कहते हैं. डे टू डे लाइफ में डेली सुनते हैं इलेक्शंस आर नियर, इलेक्शंस आर नियर,
है ना, कौन सी पार्टी विन करेगी, पार्टी इलेक्शन, इस तरीके से उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुना करते हैं, ठीक है। एंड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन गवर्नमेंट एंड डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक टू नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और क्या है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुन रहे हैं वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द रन द गवर्नमेंट एंड डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू रन नॉन डेमोक्रेटिक। और इलेक्शन ही डिफरेंस बताते हैं किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि एक प्रजातांत्रिक सरकार क्या है और एक गैर प्रजातांत्रिक सरकार क्या है, ये इलेक्शन हमें बताते हैं। आप लोग को अगर रिमेंबर हो तो आप लोग ध्यान करिए, हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स पढ़े थे, चाइना का और इसके पाकिस्तान का, बेल्जियम का, कई तरीके से एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। तो उस इलेक्शन, उस प्रोसेस के थ्रू आप खुद डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, कौन से नॉन डेमोक्रेटिक है। ओके, नाउ अब देखना है, हमने देखा भी ऑफलाइन क्लास में कि हम पहले एक केस स्टडी दी गई थी, किसकी, हरियाणा की केस स्टडी दी गई थी। तो वही हम देखते हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि सिंस 1982 द स्टेट ऑफ हरियाणा वॉज रूल्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। एसबीसी के 1982 में जो हरियाणा थी वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, बट द पीपल ऑफ हरियाणा वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी हरियाणा में, उसके द्वारा लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उनके एजेंडा से, उनके प्रोग्राम से। So as an opposition leader, Mr. देवीलाल promoted a न्याय युद्ध और स्ट्रगल फॉर जस्टिस मूवमेंट। तो उस समय के अपोजिशन पार्टी के एक लीडर होते हैं देवीलाल, वो क्या करते हैं, जस्टिस मूवमेंट, न्याय युद्ध कहा है उन्होंने, इसको चलाते हैं। ही ज्वाइंट हैंड विथ अदर अपोजिशन पार्टी, और जो देवीलाल होते हैं दे ज्वाइंट हैंड विद द अदर अपोजिशन पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी के और लीडर्स होते हैं ये उनके साथ अपने हाथ को मिलाते हैं। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल प्रमोटेड न्याय युद्ध। और जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, चुनावी प्रक्रिया चल रही, चुनावी रैलियाँ चल रही होती हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने न्याय युद्ध को प्रमोट करने का सोचते हैं कि हम क्या लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ही प्रोमिस द पीपल इफ his government will come in power, he promised the people, he promised people कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी, then he waived the outstanding loans for the farmer and the people। क्या वादा किया कि हम जो है लोन्स की बाढ़ लगा देंगे इफ़ हिज गवर्नमेंट केम इन पावर। अगर उनकी सरकार इस बार आएगी तो किसानों को, गरीबों को क्या दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे। Thus improved a major attraction for unhappy people of the state Haryana, और this work just like a medicine for a patient। कैसा वर्क किया, जस्ट लाइक अ मेडिसिन, जैसे गरीब कोई बीमार व्यक्ति हो उसके लिए दवा का काम किसने किया, देवीलाल के इस जो उन्होंने कमिटमेंट दिया, जो प्रॉमिस दिया उसके तहत। तो सो इन 1987 स्टेट इलेक्शन पीपल ऑफ हरियाणा वोटेड द रूलिंग कांग्रेस पार्टी आउट। तो क्या किया, जो हरियाणा के लोग थे जब 1987 में इलेक्शन होता है, दे वोटेड फॉर द न्याय दल। किसके लिए, न्याय युद्ध के लिए ये वोट करते हैं। और दे थ्रो आउट द रूलिंग गवर्नमेंट, द कांग्रेस गवर्नमेंट आउट। और क्या कर देते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वहाँ पे, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट को इसके बाहर उठा के फेंक देते हैं। लोकदल पार्टी 60 आउट ऑफ 96। जो लोकदल पार्टी थी, किसकी पार्टी, देवीलाल की जो पार्टी थी, इट विंस 60 सीट आउट ऑफ 90 सीट। कितनी, 90 में से 60 सीटें किसने जीत ली, ये जो लोकदल पार्टी थी उसने जीत ली। द मेंबर्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली अनाउंस द लीडर ऑफ द पार्टी। और जो न्यूली जो गवर्नमेंट, जो न्यूली लीडर्स आई, जो न्यूली पार्टी आई, इसने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया। एंड
मिस्टर देवीलाल was appointed as the chief minister of हरियाणा by the governor। जो गवर्नर के द्वारा जो देवीलाल थे इन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया हरियाणा का। As soon as देवीलाल took charge as a chief minister of हरियाणा, और जैसे ही मिस्टर देवीलाल को चार्ज मिलता है, he works as a chief minister of हरियाणा, he wasted no time in fulfilling their promise। यानी कि जो प्रोमिसेस उन्होंने कहा था, ही पेव्ड द आउटस्टैंडिंग लोन्स फॉर द पुअर एंड द फार्मर। जैसे उन्होंने बताया था कि अगर उनकी सरकार आई तो वो क्या करेंगे, किसानों के लिए जो लोन्स की बाढ़ लगा देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम ही अप्लाइड देयर पॉलिसी। जो भी पॉलिसी उन्होंने कही थी उनको अप्लाई कर दिया। देवीलाल पार्टी रिमेन इन पावर फॉर 4 years अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन। तो देवीलाल जी की जो पार्टी थी वो 4 सालों तक सत्ता में रही, जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991 और इन हरियाणा द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। इन दिस टाइम हिज पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन एंड कांग्रेस कम इन पावर अगेन। दिस टाइम जो लोकदल पार्टी है दे लॉस द इलेक्शन, इनके चुनाव हार जाते हैं। एंड इन हरियाणा अगेन कांग्रेस पार्टी केम इन पावर। कांग्रेस पार्टी फिर से जो है वो पावर में आ जाती है। वी लर्नड फ्रॉम दिस दैट कि पीपल इन मोर देन 100 कंट्री इन अ वर्ल्ड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। From this example, we can say that pupils were elected through an election in more than 100 countries। यानी कि अधिकांश 100 से भी ज़्यादा देशों में जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो किसके थ्रू चुना जाता है, बाय द इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको चुना जाता है। सॉरी। और some of these countries are democratic, some are non-democratic, as we see in previous chapter। We take the example of China, Chile, Belgium, Pakistan। So now is question is that what is the need of election in a democratic country? वाई वी नीड इलेक्शन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार में हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। वाई वी कंटेस्ट इलेक्शन, वाई वी चूज अवर लीडर, वाई वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव। सो in a large community it is not possible that people sit together regularly। we can also say that in a large community or a large country just as India, people have no time that they sit together and discuss the different policies and different programs and different so many decisions, है ना। So the people elect their representative। So the best solution is that कि people contest election and choose their representative। लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करवाते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। The process by which people choose their representative at a regular interval is known as the election। कि the process by which people choose their representative at a regular interval that is known as the election। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। सो आगे देखेंगे तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इज डिफरेंट। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की अपेक्षा जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है ना। आप लोग के दिमाग में फिर से रिकॉल हो रहा होगा, हम लोगों ने देखा था चाइना का एग्जाम्पल देखा वहाँ पे कि चाइना में किस तरीके से जो है सरकार को चुना जाता था। क्या था, एक ही पार्टी है, आपको उसी को वोट करना है। तो क्या जो ऐसा इलेक्शन हो रहा है वो क्या एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखते हैं, तो देखेंगे फर्स्ट एवरीवन हैज़ अ इक्वल राइट टू वोट। तो सबसे पहले चीज़ है कि वोट मेक एन इलेक्शन वैलिड। क्या कौन सी चीज़ है जो एक इलेक्शन को वैलिड बताती है? तो देखेंगे फर्स्ट एवरीवन हैज़ अ इक्वल राइट टू वोट, है ना, कि एवरी पर्सन एवरी सिटीजन हैज़ अ इक्वल राइट टू वोट। सभी को वोटिंग का इक्वल राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम पर्सन हैज़ उनकी जो वोट की वैल्यू वो अलग अलग हो।
अगर आपको रिकॉल हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग रिकॉल करिए। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वहाँ पे कि 3 स्टेट बनी हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड स्टेट, बट द जो रिप्रेजेंटेशन था वो होल था, ना कि इक्वल मेंबर्स के अकॉर्डिंग था कि प्रत्येक सिटीजन का एक वोट, ऐसा नहीं था ना। तो लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहते हैं कि इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ अ 1 वोट एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो सेम। क्या बताया जाएगा कि डेमोक्रेसी में क्या है कि प्रत्येक नागरिक का एक वोट होगा और उसकी वैल्यू भी कैसी होगी, सेम होगी, है ना। हाँ, और देखेंगे फिर क्या करा कि different parties and candidate contest freely in the election and voters have right to choose their representative from the different countless मतलब क्या कह रहे हैं कि different parties and candidates contest freely, कि जो पार्टीज़ हैं वो फ्रीली इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करवाती हैं एंड पीपल हैव टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग हैं उन्हें वोटिंग के थ्रू अपने जो कैंडिडेट को है चूज करना पड़ता है। द राइट टू चूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज अवेलेबल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। और जो राइट टू चूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल के थ्रू हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना। आपको याद होगा कि एक रेगुलर इंटर 5 ईयर्स के आफ्टर हमारे यहाँ पे जो है इलेक्शन सेल करवाए जाते हैं। या तो रूलिंग पार्टी अगर अच्छा वर्क कर रही है तो उनका जो प्रोसीड्यूर है वो आगे चलता रहता है, और अगर वो अच्छा वर्क नहीं कर रही है तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो अपनी जो सत्ता है उसको वो खो देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयरफॉर इलेक्शंस आर होल्ड रेगुलरली इंटरवल ऑफ फ्यू ईयर्स। इसीलिए जो इलेक्शंस हैं प्रत्येक एक इंटरवल के आफ्टर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, लोग फिर से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अगर उनके प्रोमिसेस को पूरा किया जाता है, अपने एजेंडाज को वो पूरा करते हैं तो दे नेक्स्ट इलेक्शन दे विल ऑल्सो होल्ड द पावर अगेन। वो क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में भी पावर को होल्ड करेंगे। Another characteristic of a democratic election is that कि preferred contest is elected and finally it is important that election is carried out in a free and fair manner. First thing that is important in election, that is free and fair election. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इलेक्शन है वो कैसे हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी भेदभाव के हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन करवाता है, उनका क्या काम होना चाहिए कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, है ना। सो ये आज यहीं तक हम कुछ जो पॉइंट थे हमने क्लियर किए हैं। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए ये आपको फिर से एक बार, ये चैप्टर हम लोग काफ़ी रीड कर चुके थे लेकिन एक बार आप फिर से इसको रिवाइज़ करिएगा घर पे। और जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कल के वीडियो में हम इसको आपसे कंसल्ट करेंगे। सो आई होप यू विल स्टडी वेल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।